आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करेंगे। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए बवाल के दौरान मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए होने वाले सामूहिक भोग, अंतिम अरदास, अस्थि कलश यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। अंतिम अरदास में उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से भी किसानों के आने की संभावना है। टकराव की आशंका के मद्देनजर एहतियात के तौर पर जिले में अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती कर दी गई है। तो देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अरदास है और जिसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है। तिकुनिया में हुई घटना में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम इस समय तिकुनिया में ही खड़े हैं, जहां पर जो किसान यूनियन है, इसके अलावा जो अन्य संगठन हैं, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रवक्ता धर्मेंद्र मल्ल जी हैं। हम उनसे कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। मल्ल साहब, ये बताइए कल क्या कार्यक्रम होना है? देखिए, ये जो लखीमपुर में नरसंहार हुआ था, इसमें हमारे जो 5 किसान यानी कि 4 किसान और 1 किसान का बेटा जो पैसे से पत्रकार था, उनकी कल अंतिम अरदास के लिए रखा गया है। पूरे देश का एक किसान उन बच्चों को श्रद्धांजलि देना चाहता है, तो उसके लिए कल पूरे देश भर में जितने हमारे टोल प्लाजा हैं, जो हमारे पक्के मोर्चे हैं और या गुरुद्वारे हैं, तमाम जगह प्रार्थना सभाएं होंगी। और रात में कल शाम को पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जाएगा, उनको न्याय मिले। और यहाँ पे अंतिम अरदास में हमारे सब किसान जत्थेबंदी के लोग आएंगे और सबका मकसद है यूनिटी, कि सब एक साथ हैं, उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। और साथ साथ में हमारा ये संदेश भी है कि संविधान के अंदर सबको अधिकार है, देश में गुंडाराज किसी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ का जो एक दबंग सांसद है, जो अब केंद्र में गृह राज्य मंत्री है, जिसको टैनी महाराज के नाम से जाना जाता है, जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा और उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक जो है ये आंदोलन देश में जारी रहेगा। उसके लिए संयुक्त मोर्चा ने कई अलाउंस किए हैं और कल भी कुछ प्रस्ताव यहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मल्ल साहब ये बताइए, टिकैत के अलावा और कौन कौन लोग आ रहे हैं देश के बड़े नेताओं में? पूरे देश से जो किसान संगठनों के नेता हैं, ये हो सकता है कि एक आदमी हमारा जम्मू कश्मीर में संगठन के लोग हैं वो ना आ पाएँ, लेकिन उनकी जत्थेबंदी के लोग जरूर पहुँच रहे हैं। तो देश में जितने किसान संगठन हैं या ऐसे जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जैसे मेधा पाटकर हैं, तमाम लोग हैं, वो सब अंतिम अरदास में शामिल होंगे और सबका मन है कि यहाँ पे आया जाए। तो कल होने वाली अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत भी लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत ने आशीष की गिरफ्तारी को रेड कारपेट गिरफ्तारी बताया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक आशीष के पिता अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बरकरार रहेंगे, तब तक आशीष के साथ नरमी बढ़ती जाएगी। अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए किसान नेता टिकैत आ चुके हैं और इस समय किसान नेता टिकैत हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे। सर, कल क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? कैसे इतनी भीड़ जुटने वाली है? आएंगे लोग, आएंगे, सलाम मशवरा करेंगे, अपना आगे की रूपरेखा बनाएंगे, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि 5 लोगों की डेथ हुई है, तो उनके परिवार के लोग भी आएंगे। आपने मांगे जो रखी थी उसमें से गिरफ्तारी हो गई है, अब कौन सी मांग आपकी बाकी रह गई? मैं तो जो गृह राज्य मंत्री है उसका इस्तीफा और उसकी गिरफ्तारी। इतने कौन भाई, कारपेट पे गिरफ्तारी होके, रेड कारपेट पे उसको लेकर जा रही है 3 दिन की रिमांड पे, तो कौन पूछताछ कर लगा? किसी की हिम्मत है इस सरकार में जो शामिल हो मंत्री, गृह राज्य मंत्री, किसी पुलिस फोर्स, किसी एजेंसी कोई पूछताछ कर सकती है? ये तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है। आपको लगता है कि रिमांड पर लिया गया है 3 दिन की, उसमें कोई खास जानकारियां नहीं है? रेड कारपेट रिमांड है। वकील उसके साथ अंदर रहेगा, कौन पूछ लेगा? क्या 302 के मुलजिम के साथ में वकील रहता है? पहले 302 का मुलजिम जेल जाता है, उसके बाद में उसका रिमांड होता है। उससे वे संसाधन जिन जिन से वो हत्या करता है वे फिर मिलते हैं। ये
तो टिकैत साहब, कल का क्या प्रोग्राम है, कितने बजे शुरू होगा, क्या भीड़ आएगी, कहाँ से लोग आएंगे, किन किन प्रदेशों से आएंगे? भाई क्या कहाँ से आए, किसी को ये थोड़ा पता रहता है कौन कहाँ से आए। जिस हिसाब से पंडाल बना है उससे लग रहा है कि यहाँ पर करीब 1 लाख या 1.25 लाख या 1.5 लाख लोग आ सकते हैं। आएंगे भाई, लोग तो आएंगे लोग। उस कार्यक्रम में कल कोई नई घोषणा भी हो सकती है, जो आपका आंदोलन चल रहा है, कोई नया? हाँ, नई घोषणा होगी। कल कोई ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को कोई दिक्कत हो, ऐसी कोई? उनसे कानून जनता क्या अपनी घोषणा करेंगे, अपना जाएंगे। तो टिकैत जी का कहना है कि कल सुबह से कार्यक्रम होगा और शांतिपूर्ण ढंग से होगा, यहाँ पर कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। कैमरा से होगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। यूपी विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। यूपी विधानसभा को लेकर अखिलेश यादव तैयारी में जुट गए हैं और चुनावी मौसम में सपा पूरे यूपी में विजय यात्रा निकालेगी। कल से यात्रा की शुरुआत होगी और उससे ठीक पहले अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह से आशीर्वाद लिया है। समाजवादी विजय यात्रा को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। कल से समाजवादी पार्टी की यात्रा कानपुर से शुरू हो रही है। तो देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रा से ठीक पहले यानी आज मुलायम सिंह यादव अपने पिता और पार्टी के संरक्षक से आशीर्वाद लिया है अखिलेश यादव ने। कानपुर से यात्रा शुरू होगी जो कि हमीरपुर तक जाएगी और कल कानपुर से हमीरपुर जाने की जो तैयारियां हैं वो अब पूरी तरीके से सुनिश्चित कर ली गई हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं। देखिए, अखिलेश यादव की इस यात्रा के दौरान कई जनसभाएं होंगी। कानपुर, हमीरपुर और जालौन में निकलेगी। उन्नाव के रास्ते लखनऊ से चलकर विजय रथ का स्वागत होगा। हर जिले में कम से कम 1 जनसभा का आयोजन किया जाएगा इस विजय यात्रा के दौरान। कानपुर से होते हुए आगे बुंदेलखंड तक सपा के विजय रथ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ यात्रा प्रभारी संजय लाठर ने क्या कहा, सुनते हैं। कि माननीय अखिलेश यादव जी कल विजय रथ यात्रा के द्वारा चुनाव अभियान की इस चुनाव 2022 के चुनाव अभियान का श्री गणेश करेंगे। पवित्र मां गंगा जी के पुल से और यमुना नदी तक, मां यमुना नदी तक हमारी कोशिश ये होगी, जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं और जनता का रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है यहाँ से लेकर बुंदेलखंड तक एक तरफा हम जीतेंगे, हमारे विरोधियों का सफाया हो जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल विजय यात्रा लेकर हमीरपुर आ रहे हैं और इस यात्रा में अखिलेश सरकार के समय किए गए कामों को गिनाया जाएगा और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी की जाएगी। यात्रा कानपुर नगर से शुरू होकर हमीरपुर आएगी। इस बीच समाजवादी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। अखिलेश 5 बजे हमीरपुर आकर रात्रि विश्राम करेंगे और 13 अक्टूबर को सुबह 9 बजे उनकी यात्रा हमीरपुर से शुरू होगी। इस दौरान जनसभा और रोड शो किए जाएंगे। यह ज्वलंत घटना है कि इन्होंने एक हत्या करने का काम किया मंत्री के बेटे द्वारा और इन्होंने किसानों के लिए जो किसान विरोधी कानून पास किए हैं तथा महंगाई, शिक्षा, हर चीज़ में ये फेल है। चाहे डीजल का रेट देख लीजिए, चाहे सरसों का तेल देख लीजिए। ये बुंदेलखंड की 1900 सीटें हम उन्हें जीत करके, मेहनत करके उनके ये सदकर्मों पर पूरी जनता उन पर रूबरू वोट देने के लिए तैयार है। और आरएलजी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर से लेकर अमरोहा तक आशीर्वाद पथ यात्रा में भाग लिया। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से ये यात्रा जो है उसमें शामिल हुए हैं जयंत चौधरी। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर की है, जहां वो यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जबकि दूसरी तस्वीर अमरोहा की है। यहां जयंत चौधरी ने भाजपा की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सरकारी दस्तावेज में उनको सही माना जाए, जो भी सरकारी बेनिफिट उनको दिए जा सकते हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, जो नौकरी के लायक हैं, वो पूरे हों, जो वादे सरकार ने उनके बीच पंचायत में किए वो पूरे हों।
अभी भी मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई, मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हुई। हाँ, दिल्ली उनको मंत्री जी को बुलाया गया, सब लोग ये मान लेते हैं उनको हटाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जयंत चौधरी जो हैं वो भी लगातार अब एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बाद आरएलडी जो है वो एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीवित नजर आ रही है। बढ़ते आगे, कल से प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव भी मथुरा के वृंदावन से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे और इसका नाम सामाजिक परिवर्तन यात्रा है। ये यात्रा 403 विधानसभा में जाएगी। इस दौरान प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, कल जो है 12 तारीख को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा है, जिसका हम लोग जो आरंभ कर रहे हैं मथुरा से। और ये हम लोगों ने बहुत पहले निर्णय लिया था कि पूरे प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाओं में सभी विधानसभाओं को छूकर आएगी, जहाँ पे हमारे संगठन को मजबूत करना और ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन मिले पार्टी को, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और यूपी में बिजली व्यवस्था की सीएम योगी ने समीक्षा की। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो। सीएम ने कहा कि शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो। साथ ही पर्व त्योहारों पर रात में बिजली नहीं काटी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को इसके संबंध में गहन समीक्षा का भी निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि सभी विद्युत वितरण निगम व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और लाइन लॉस को कम करें। वहीं बैठक में कहा गया कि दूसरे दिन प्रगति की समीक्षा करें मुख्य सचिव ऊर्जा। साथ ही ऊर्जा मंत्री की ओर से प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमों और केस्को के अलावा आला अधिकारी मौजूद रहे। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। वहीं कोयला की कमी के कारण जब आगरा में बिजली उत्पादन को लेकर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक अमित किशोर से बात की गई, तो उनका कहना था कि रोस्टिंग हुई थी, लेकिन अब बिजली संकट नहीं। ये कल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ जो शेड्यूल्ड सप्लाई है ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय और नगर पंचायतों में 22 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे, इसका अक्षरशः अनुपालन हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और हमें पर्याप्त बिजली मिल रही है। कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। वहीं कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट का असर नोएडा, ग्रेटर नोएडा पर कितना पड़ा है, इसी की पड़ताल के लिए जब एबीपी गंगा ने बिजली विभाग के मुख्य अभियंता से बात की तो उन्होंने कहा कोयले की कमी का कोई असर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नहीं पड़ा है। यहाँ 24 घंटे बिजली सप्लाई जारी। कोयले की कमी के कारण जनरेशन पे काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा है और बहुत सारी जनरेशन की यूनिट्स प्रभावित हुई हैं। बट अभी तक नोएडा टाउन में एज वेल एज रूरल में कोई भी इस तरह का कट इम्पोज नहीं किया गया। हमें 24 आवर्स सप्लाई उपलब्ध है और उसके अकॉर्डिंग ही हम पूरी सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं। टाउन में भी हम 23 घंटे 57 मिनट 53 मिनट का एवरेज की सप्लाई रही हमारी कल की, और रूरल में भी हमने 17 घंटे सुपर सप्लाई मेंटेन की है। रायबरेली के ऊंचाहार में एनटीपीसी में कोयले की आपूर्ति नहीं होने से बिजली संकट काफी गहरा गया था, जिससे एक यूनिट बंद की गई। हालांकि एनटीपीसी के चीफ जनरल मैनेजर के मुताबिक कोयले की आपूर्ति अब बेहतर हो रही है और जल्द ही बंद यूनिट शुरू कर दी जाएगी और बिजली की सप्लाई पहले जैसे ही हो जाएगी और किसी तरह का कोई संकट नहीं पैदा होगा। आपको बता दें, यहाँ एनटीपीसी की कुल 6 यूनिट है। कोयले की कमी से एक यूनिट बंद किया गया था, जबकि दूसरी यूनिट ओवर हॉलिंग के लिए रखी गई है। ऐसा इसमें काफ़ी सुधार हुआ है पहले से समस्या में, क्योंकि कोल इंडिया का प्रोडक्शन पिकअप कर गया है। तो आज की डेट में हमारा टांडा का यूनिट भी वापस आ गया है बार पे, और दूसरा उच्चार का एक यूनिट हमने शटडाउन में बंद किया था, क्योंकि उसमें एक नियमित अवधि से हम लोग रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए जो यूनिट शटडाउन करते हैं उससे वापस उसको रिस्टोर करना होता है। उसके लिए यूनिट 2 हमने अभी ओवरहालिंग पे लिया है, जो कि समय अवधि के हिसाब से होता है, और 6 नंबर यूनिट 2 दिन में हम चला देंगे। हमें कोल सप्लाई और इम्प्रूव हो रही है, डेली हमारा स्टॉक इम्प्रूव हो रहा है। रामपुर में पाकिस्तानी हैंडलर के साथ करीबी संबंध के आरोप में जम्मू कश्मीर ने अनस नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि इसने यूपी की कई धार्मिक जगहों की वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी। 19 साल का अनस रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र के
मुतियापुरा गांव का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के बारे में उसके पिता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो दांत लगाने का काम करता है। 30 सितंबर को गांव से पंजाब गया था। अनस के पिता के मुताबिक उनके पास जम्मू कश्मीर का फोन आया था, जम्मू कश्मीर पुलिस का फोन आया था, तब उन्हें पता चला कि उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 8:30 बजे मेरे पास कॉल आई थी जम्मू से, जो बोल रहे थे हम जम्मू गांधीनगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा है, आपका बेटे का नाम अनस है। मैंने बता दिया सर अनस है। तो उन्होंने बोला अभी लड़का हमारी हिरासत में है। मैंने उनसे पूछना चाहा साहब क्यों है हिरासत में, क्या करा है इसने, तो बोले वो कुछ नहीं, वो बात की बात है, हमने आपको सूचना देना था, दे दिया, उसे इतनी बात करी थी। जो सबसे पहली बार गया था, सबसे पहली बार सर ये गया था लगभग 2011 या 12 में। क्या काम करता था? ये डेंटल का काम करता था, दांत बनाने का सीखा था पहले, फिर अभी कुछ टाइम से करने लगा था। भदोई में भरे बाजार में पेट्रोल टंकी के सामने सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लगने और वहीं पर गैस सिलेंडर को देख वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। वहीं मौके से दमकल विभाग ने बताया कि एलपीजी के घरेलू गैस सिलेंडर से कार में लगे सिलेंडर में अवैध रूप से रिफिलिंग की जा रही है। और ग्रेटर नोएडा के कोतवाली जेवर के गांव में 55 साल की दलित महिला से गैंग रेप का आरोप लगा है, जिसमें देवदत्त उर्फ देवू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। खबरों के मुताबिक मवेशियों के लिए चारा लेने गई महिला के साथ 4 लोगों ने बंधक बनाकर गैंग रेप किया और बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। आज कांग्रेस का दामन दोबारा थामने वाले यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य का देहरादून में हरीश रावत के घर स्वागत किया गया। हरीश रावत की पत्नी ने दोनों का तिलक लगाकर स्वागत किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज यशपाल आर्य और उनके बेटे ने एक बार फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली और जिसके साथ ही ये बड़ा झटका कांग्रेस का माना जा रहा है बीजेपी को। और केदारनाथ आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आज 7,000 के करीब तीर्थयात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। अब तक 36,000 तीर्थयात्री बाबा के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जो है उसमें इजाफा हो रहा है। आपको बता दें जैसे ही कोर्ट की तरफ से जो पाबंदी थी वो हटाई गई है, जो संख्या की पाबंदी थी वो हटाई गई है, तभी से लगातार चारधाम यात्रा पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखी जा रही है।